हेलो स्टूडेंट, आप सभी का ज्ञान भारती क्लासेस में वैष्णव सर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं गणित दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.5 के उदाहरण के सवालों को हल करना सीखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या है। बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत ₹46 है। परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत ₹74 है। बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम सबसे पहला काम मान लेते हैं कि माना बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया कितना है, X रुपए है, इसको मान लेते हैं हम। और बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया, इसको हम क्या मान लेते हैं, Y मान लेते हैं। इसके बाद हमको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और समीकरण प्राप्त करना है। तो चलिए प्रश्न को फिर से थोड़ा सा देखें। प्रश्न कह रहा है बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के, अब देखिए हमको 2 टिकट मल्लेश्वरम के लेना है। तो एक टिकट का किराया कितना है मल्लेश्वरम का, X रुपए है। तो जब हम 2 टिकट लेंगे तो कितना किराया लगेगा हमको, 2X लगेगा। तो यहाँ लिख लेंगे हम 2X। फिर देखिए प्रश्न कह रहा है 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदें। अब हमको यशवंतपुर की कितनी टिकट लेना है, 3 टिकट। तो एक टिकट का यदि हम Y रुपए मान लिए हैं तो 3 टिकट का कितना रुपए लगेगा, 3Y। खरीदें तो कुल कितना रुपए खर्च होता है, 46 रुपए। तो इनका जोड़ कितना होगा, 46। ये हो गया। अब हम इस 46 को पक्षांतर करके इस तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा, 2X धन में 3Y, 46 इधर आएगा तो हो जाएगा ऋण में 46, बराबर के उस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब फिर से हमको प्रश्न को आगे पढ़ना और दूसरा समीकरण प्राप्त करना है। तो देखिए क्या कह रहा है, यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के, अब देखिए हमको मल्लेश्वरम के 3 टिकट लेना है। तो मल्लेश्वरम का किराया X है, तो 3 टिकट लेना है तो कितना रुपए लगेगा हमको, 3X लगेगा। फिर इसके बाद क्या कह रहा है प्रश्न, 3 टिकट मल्लेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदें। तो यशवंतपुर का किराया Y है और हमको 5 टिकट लेना है। तो 5 टिकट का किराया कितना हो जाएगा, 5Y। फिर 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत, कुल कितने पैसे लगते हैं, 74 रुपए। तो यहाँ पे बराबर में कितना हो जाएगा, 74। अब क्या करें, हम इस 74 को पक्षांतर करके इस तरफ ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3X प्लस 5Y। 74 को इस तरफ ले आएंगे, इधर धन में है तो किस में हो जाएगा, ऋण में 74, बराबर के उस तरफ हो जाएगा 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार से हमको समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गए। अब हमको इन दोनों समीकरणों को बीजगुणन विधि से हल करना है। तो बीजगुणन विधि से हल करने के लिए सबसे पहला काम हम इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको पहले समीकरण की तुलना इस समीकरण से करना है और जो है ये दूसरा वाला हमारा समीकरण है, इसकी तुलना
इस दूसरे वाले समीकरण से करना है। तो देखिए यहाँ पे a1 है और a1 के स्थान पर पहले समीकरण में कितना है, 2 है। इसका मतलब हमको a1 का मान कितना प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। फिर देखिए y के आगे b1 है और यहाँ पे y के आगे कितना है, 3 है। तो मतलब हमको b1 का मान कितना प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया। फिर इसके बाद c1, अब यहाँ देखें y के बाद c1 वाला पद है और यहाँ पे y के बाद c1 वाला पद क्या है, ऋण में 46 है। तो c1 का मान हो जाएगा ऋण में 46। इसी प्रकार अब हमको इस दूसरे समीकरण की तुलना इस दूसरे समीकरण से करना है। तो देखिए a2 के स्थान पर इधर कितना है, 3 है। तो यहाँ लिख लेंगे हम a2 बराबर में 3। फिर देखिए b2 के स्थान पर यहाँ पे कितना है, 5 है। तो यहाँ लिख लेंगे हम b2 बराबर कितना है, 5। फिर देखिए ये c2 लिखा है और c2 के स्थान पर कितना है, ऋण में 74। तो यहाँ हम लिख लेंगे c2 के स्थान पर ऋण में 74। तो इस प्रकार से आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान प्राप्त करना है। मान प्राप्त करने के बाद आप यहाँ पे इसको बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से कि a1 बटे a2, इसका मान कितना है अपने पास, 2/3 हो जाएगा। और b1 बटे b2 बराबर, इन्हीं को हम बटे में लिख ले रहे हैं ना, तो b1 बटे b2 मतलब 3/5। तो इसका मान ये हो गया 3/5। फिर इसके बाद c1 बटे c2, इसको भी बटे के रूप में लिखेंगे, ये हो जाएगा 46/74। दोनों ऋण में है तो ऋण चिन्ह लगा देंगे। अब हम इनको जांच करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या पा रहे हैं कि a1 बटे a2 का मान है 2/3 और b1 बटे b2 का मान क्या है, 3/5। मतलब हमारा पहला और दूसरा ये दोनों मान क्या है, बराबर नहीं है। और जब पहले और दूसरे वाले मान बराबर नहीं होते हैं तो क्या होता है, समीकरण का अद्वितीय हल होता है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, इनके मान आपस में बराबर नहीं है। इसलिए जब मान बराबर नहीं होंगे तो जो हमको ये दोनों समीकरण दिए मिले हैं 1 और 2, ये दोनों समीकरण के हल कैसे होंगे, अद्वितीय हल होंगे। तो उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से समीकरण 1 और 2 जो हमको प्राप्त हुए थे उनके हल क्या होंगे, अद्वितीय होंगे। और जब उनके हल अद्वितीय होंगे तो हम x और y का मान प्राप्त करेंगे। तो x y का मान ज्ञात करने के लिए आप इस सूत्र का भी उपयोग कर सकते हो। और इस सूत्र में आप जो ये नीचे b1 c2 b2 c1 a2 c1 a1 c2 a1 b2 a2 b1 जो ये दिए हुए हैं, इनका आप मान ये निकाल चुके हैं। इन मानों को आप यहाँ पे रख देंगे तो आपको x y का मान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सूत्र याद नहीं है, परीक्षा में आप भूल गए हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं। हम आपको बिना सूत्र याद किए भी इसको सूत्र को निकालना या फिर इसके मानों को निकालना बता देते हैं, किस प्रकार से निकालेंगे। उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, पहले आप समीकरण 1 और 2 को लिखेंगे और सिर्फ हम अंकों को, संख्याओं को लिखेंगे, चर राशियों को नहीं लिखेंगे। जैसे ये हमारा समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 में देखिए 2 को लिखना है, यहाँ से 3 लिखना है, यहाँ से ऋण 46। इस प्रकार से पहले 2 लिख लीजिए, फिर 3 लिख लीजिए, फिर ऋण में 46। और समीकरण 2 के साथ भी ऐसे ही करिए, पहले ये हम इसका 3 लिख लिए और ये 5 लिख लिए और ऋण में 74 ये लिख लिए। तो इस प्रकार से आपको इनके संख्याओं को बस लिख लेना है।
अब आपको जब x के बटे के नीचे का मान प्राप्त करना है तो आप क्या काम करेंगे, x वाले इस पहले पद को आप बंद कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, सीधा चलना है, 3 का गुणा इस 74 के साथ करना है और इसके बाद 5 का गुणा आपको ऋण 46 के साथ करना है। तो पहले आपको ऊपर से नीचे गुणा करना है, तो कर दीजिए। तो यहाँ पे 3 का गुणा होगा इसके साथ, ऋण में 74 के साथ। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, बीच में ऋण चिन्ह सूत्र के लिए रहेगा। अब 5 का गुणा किसके साथ करना है आपको, ऋण 46 के साथ। तो यहाँ लिख लेंगे ऋण में 46, ये हो गया। अब देखिए हमको y के बटे के नीचे का प्राप्त करना है, तो कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए हमको बीच वाले पद को इस तरह से ढक कर लेना होगा। अब हमको ध्यान रखना है y के लिए काम उल्टा करना पड़ता है, मतलब हम पहले ऊपर से नीचे गुणा नहीं करेंगे, पहले हम नीचे से ऊपर गुणा करेंगे। मतलब हम 3 का गुणा पहले ऋण 46 में करेंगे, यहाँ लिख लेंगे 3 गुणे में ऋण 46, बीच में ऋण चिन्ह सूत्र के लिए होता है। इसके बाद दूसरा काम आपका ऊपर से नीचे गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा होगा ऋण 74 में, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे ऋण में 74, ये हो गया। ठीक, फिर इसके बाद आपको 1 के बटे के नीचे का मान प्राप्त करना है, तो 1 के बटे के नीचे का मान प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमको अंतिम वाले पद को इसको ढक लेना है। अब आपको सीधा चलना है, तो 2 का गुणा 5 में करेंगे और 3 का गुणा 3 में करेंगे। तो पहले आपको सीधा मतलब 2 का गुणा 5 में करना है, तो यहाँ लिख लीजिए 2 गुणे 5, ऋण चिन्ह बीच में सूत्र के लिए रहेगा। फिर नीचे से ऊपर मतलब आपको 3 का गुणा करना है 3 के साथ। तो इस प्रकार से हम बिना सूत्र याद किए भी एक्स वाई के मान प्राप्त कर सकते हैं। अब चलें इसको थोड़ा सा हल करना है, तो हल कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हो गया x, ऋण 74 का गुणा हम 3 में करेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, ऋण में 222। अब देखिए दोनों पद ऋण में है तो ऋण और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। जब हम 46 का गुणा 5 में करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 230। फिर इधर चलें, ये हो गया y के बटे। अब देखिए ऋण और धन का गुणा ऋण हो जाएगा, 46 का गुणा हम 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऋण में 138। फिर यहाँ देखिए ऋण और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। जब हम 74 का गुणा 2 में करेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 148। तो यहाँ लिख लेंगे 148। यहाँ इसको भी हल कर ले। देखिए 5 का गुणा आप 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। फिर इसके बाद आप 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिकाय 9। अब इसके बाद हमको क्या करना है, जोड़ घटा लें जो शेष पद बचे हैं। तो यहाँ से देखिए हमारे पास धन में 230 है और ऋण में 222 है। धन वाला हमारा पद बड़ा है तो धन में आएगा। 230 में से 222 को घटा देंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, हमारे पास 8 बचेगा। फिर इधर देखें y के बटे में धन में हमारे पास 148 है और ऋण में हमारे पास कितना है, यहाँ पे थोड़ा सा गुणे में त्रुटि हो गई। 46 का हम गुणा 3 में करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होता है, 38 प्राप्त होगा, 100 है ना। अब यहाँ पे देखिए 148 और ये 138, तो 148 में 138 घटा देंगे आप तो आपको कितना मिल जाएगा, 10 प्राप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद ये 1 बटे यहाँ पे 10 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1। अब हमको x का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, जब आपको x का मान ज्ञात करना हो तो आप x वाले पद को लेंगे और अंतिम वाले पद को लेंगे। तो चलिए x वाले और अंतिम वाले पद को ले लेते हैं।
तो ये हो गया हमारा x वाला पद x/8 और अंतिम वाला पद 1/1। उसी प्रकार जब आपको y का मान ज्ञात करना हो तो आप y वाला पद लेंगे और अंतिम वाला पद लेंगे। तो y वाला पद हमारा कितना है, y/10 और अंतिम वाला पद 1/1। अब इसमें हम तिर्यक गुणा कर दें तो देखिए x का गुणा 1 के साथ होगा और 8 का गुणा 1 के साथ। तो x का गुणा 1 में करेंगे तो x से कम x हो गया, और जब हम 8 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 8 1 कम 8। वही काम यहाँ पे भी करें तो देखिए जब y का गुणा हम 1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा y 1 कम y, और जब हम 10 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 10 1 कम 10। तो इस प्रकार से हमको x और y के मान प्राप्त हो गए। अब हम क्या करते हैं, उत्तर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया हम कितना माने थे, x माने थे, तो यहाँ पे लिख देंगे ये x, और x का मान कितना आ गया 8। मतलब बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया 8 रुपये है। उसी प्रकार बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया हम कितना माने थे, y माने थे, तो यहाँ पे हम y लिख लेंगे और y का मान कितना आ गया हमारे पास 10। आशा करते हैं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। उदाहरण क्रमांक 15, p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। तो हमको इस सवाल में क्या करना है, दो रैखिक समीकरण हमको दिए हुए हैं। इन दोनों रैखिक समीकरण में हमको बताना है कि p का कौन सा मान हो जिसके लिए ये दोनों समीकरण कैसे, इनका हल जो है अद्वितीय हो। सबसे पहला काम जो दोनों समीकरण दिया है इसको हम दिया है में लिख लेंगे। तो इस प्रकार से समीकरण को लिख लिए। अब क्या करना है, इसको आप समीकरण 1 नाम दे देंगे और इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। अब देखिए इसमें हमको ज्ञात क्या करना है, तो इस सवाल में हमको p का मान ज्ञात करना है। फिर विधि बजगुणन विधि का उपयोग कर रहे हैं अपन। अब हल करने के लिए हमको इसमें काम क्या करना है, सबसे पहला काम समीकरण 1 और 2 इन दोनों की तुलना हम इस दोनों समीकरण के साथ करेंगे। तो चलिए तुलना करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा है a1 और a1 के स्थान पर इधर पे कितना है, देखिए 4 है। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि हमको a1 का मान कितना प्राप्त हो गया 4। फिर उसी प्रकार देखिए यहाँ y के आगे कितना है, b1 है, और यहाँ पे y के आगे देखिए b1 के स्थान पर कितना है, p है। इसका मतलब हमको b1 का मान कितना मिल गया, p मिल गया। फिर इसके बाद देखिए c1, तो c1 के स्थान पर यहाँ पे देखिए कितना है, 8 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे c1 बराबर 8। तो इस प्रकार से हमको a1 b1 c1 के मान प्राप्त हो गए। अब हमको समीकरण 1 की तुलना हो गई, अब हमको समीकरण 2 की तुलना करना है। तो चले समीकरण 2 की तुलना इस नीचे वाले समीकरण के साथ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x के आगे कितना लिखा है, a2 लिखा है, और a2 के स्थान पर यहाँ पे x के आगे कितना है, 2 है। इसका मतलब हमको a2 का मान कितना प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। फिर यहाँ पे देखिए y के आगे b2 लिखा है, और यहाँ पे y के आगे कितना लिखा है, 2 लिखा है। इसका मतलब हमको b2 का मान कितना प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। फिर यहाँ देखिए c2 लिखा है, और इधर c2 के स्थान पर कितना लिखा है, 2 लिखा है। इसका मतलब हमको c2 का मान कितना प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। तो तुलना करके हम इस प्रकार से मान को निकाल लिए। अब प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, p के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल है। तो चूंकि प्रश्न खुद कह रहा है कि ये दोनों समीकरण का जो हल है वो कैसा है, अद्वितीय हल है, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे हम। तो चूंकि दिए गए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है, इसलिए अब जब अद्वितीय हल होता है तो आप जानते हैं अद्वितीय हल होने की शर्त क्या होती है,
A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, ये और इसको अपन बराबर नहीं है ऐसे क्रॉस कर देंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, मान को रख देते हैं। तो देखिए हमको A1 का मान कितना प्राप्त हो गया 4, तो A1 के स्थान पर हम क्या रखेंगे 4। फिर देखिए A2 लिखा है और A2 का मान कितना है अपने पास 2 है, तो यहाँ पे हम कितना रख देंगे 2 बराबर नहीं है। फिर देखिए ये B1 है, B1 का मान कितना प्राप्त हुआ हमको P प्राप्त हुआ, तो B1 के स्थान पर हम कितना रख देंगे P। फिर देखिए ये क्या लिखा है B2 का मान कितना है अपने पास 2 है, तो हम B2 के स्थान पर कितना रख देंगे 2 रख देंगे। अब हमको इसमें क्या काम करना है, P का मान ज्ञात करने के लिए तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा कैसे करेंगे, इस P का गुणा इस 2 के साथ और इस 4 का गुणा इस 2 के साथ। तो चलिए गुणा कर देते हैं। पहले P का गुणा हम 2 में करेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 2P प्राप्त हो जाएगा, बराबर नहीं है। अब देखिए जब हम 2 का गुणा इस 4 में करेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 2 चौके 8। अब हम क्या काम करेंगे, P बराबर नहीं है 8। अब यहाँ पे देखिए 2 का गुणा है, इधर पक्षांतर करके लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग, ये हो जाएगा बटे में 2। अब काट देंगे 2 चौके 8, ये कट गया तो हमको P बराबर नहीं है कितना प्राप्त हो गया 4। अब देखिए P बराबर नहीं है 4, इससे हमको क्या स्पष्ट होता है कि P का मान 4 के अतिरिक्त बाकी P का मान कुछ भी हो, उन मानों के लिए समीकरण 1 और 2 का जो हल है वो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। अतः 4 के अतिरिक्त P के सभी मानों के लिए दिए गए समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। उदाहरण क्रमांक 16, के किस मान के लिए निम्न समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो हमको ये समीकरण दिया हुआ है इसको हम दिया है में लिख लेंगे। अब समीकरण को जो दिया था हमको दोनों समीकरण उसको हम लिख लिए। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं और इसको समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमको इसमें ज्ञात क्या करना है, तो इस सवाल में हमको k का मान ज्ञात करना है। किस विधि से हम हल कर रहे हैं, वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना इस ऊपर वाले समीकरण से करेंगे और समीकरण 2 की तुलना इस नीचे वाले समीकरण से करेंगे। तो चलिए तुलना कर देते हैं। तो यहाँ देखिए x के आगे क्या है, A1 है ये, और A1 के स्थान पर समीकरण 1 में देखिए क्या लिखा है, k लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे A1 का मान कितना हमको प्राप्त हो गया, k प्राप्त हो गया। अब उसी प्रकार इधर देखिए y के आगे क्या लिखा है, B1 लिखा है, तो ये हो गया हमारा B1। अब इसको समीकरण 1 में देखिए y के आगे B1 के स्थान पर कितना लिखा है, 3 लिखा है। इसका मतलब हमको B1 का मान कितना प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया। फिर देखिए ये C1 है और समीकरण 1 में C1 के स्थान पर ये देखिए ये इतना ये लिखा हुआ है। इसका मतलब हमको C1 का मान कितना प्राप्त होगा, माइनस कोष्टक के अंदर k-3, ये प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हम A1, B1 और C1 का मान ज्ञात कर लिए। अब हमको समीकरण 2 की तुलना इस नीचे वाले समीकरण के साथ करना है। तो चलिए तुलना कर देते हैं। तो देखिए ये लिखा है x के आगे A2 और समीकरण 2 में x के आगे कितना लिखा है, 12 लिखा है। इसका मतलब हमको A2 का मान कितना प्राप्त हो गया, 12 प्राप्त हो गया। फिर देखिए यहाँ y के आगे कितना लिखा है, B2 लिखा है और यहाँ पे y के आगे देखिए कितना लिखा है, k लिखा है। इसका मतलब हमको B2 का मान कितना प्राप्त हो गया, k प्राप्त हो गया। फिर लास्ट में देखिए क्या लिखा है, C2
और समीकरण 2 में C2 के स्थान पर कितना लिखा है, ये देखिए माइनस में K है, तो यहाँ पे लिखेंगे C2 का मान हमको कितना प्राप्त हो गया, माइनस में K प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हम तुलना करके मान प्राप्त कर लिए। अब हमको देखिए सवाल में शर्त लिखा है कि K के किस मान के लिए निम्न समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मतलब K का मान हमको इस शर्त पे निकालना है कि जो हमको समीकरण दिए हुए हैं उन समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इस शर्त से निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको। तो अब देखिए चूंकि रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने की शर्त हम क्या जानते हैं, कब होते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, जब A1 बटे A2 बराबर होता है B1 बटे B2 के बराबर होता है C1 बटे C2 के। तो ये हो गई क्या, अपरिमित रूप से अनेक हल होने की शर्त हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें मानों को रख देते हैं। तो चलिए मानों को रखते हैं। तो हमको A1 का मान कितना दिया हुआ है, K दिया है, और A2 का मान हमको कितना दिया है, 12। तो A2 के स्थान पर हम कितना रख देंगे, 12 बराबर। अब देखिए B1 का मान कितना दिया है, 3 दिया है, तो B1 के स्थान पर हम 3 रख देंगे। फिर ये B2 का मान कितना अपने पास, K, तो B2 के स्थान पर हम क्या रख देंगे, K। फिर इसके बाद C1, तो C1 का मान हमको कितना दिया है उसको लिख लेते हैं। C1 का मान है माइनस कोष्टक के अंदर K-3। फिर ये देखिए C2 का मान हमारे पास कितना है, माइनस K, तो C2 के स्थान पर हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस में K। अब हम ऊपर नीचे से माइनस माइनस चिन्ह को क्या करेंगे, काट देंगे। अब हमारे पास कितना बच गया उसको लिख लेते हैं। तो देखिए ये बचा हमारे पास K/12 बराबर 3/K बराबर, अब यहाँ से माइनस चिन्ह कटने के बाद K-3 बचा और नीचे से K बचा। अब देखिए हमारे पास K का मान निकालने के वैसे 3 तरीके हैं। एक तरीका क्या हुआ कि हम इन दोनों पदों को ले लें तो हमको K का मान मिलेगा। दूसरा तरीका इसको और इसको ले लें तो भी हमको K का मान प्राप्त हो जाएगा, है ना। तीसरा तरीका आप इस पद को और इस पद को ले लेंगे तो भी आपको K का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इन तीनों में से आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम इन प्रथम दोनों पदों को अपन लेते हैं और इनकी मदद से हम K का मान ज्ञात करते हैं। तो चले प्रथम दोनों पदों को लिख लेते हैं। क्या है, K/12 बराबर में 3/K। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इन दोनों पदों को तो लिख लिए, अब इनका तिर्यक गुणा कर दीजिए। K का गुणा आप K में करेंगे तो क्या हो जाएगा, K का स्क्वायर हो गया। फिर इसके बाद 12 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12×3 = 36 हो गया। ठीक, अब जब हम यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट का चिन्ह लग जाएगा, तो ये रूट में हो जाएगा कितना, 36 हो गया। तो K बराबर रूट, अब 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6×6। अब रूट के अंदर जिस संख्या का जोड़ा बन जाता है वो रूट के बाहर आ जाती है। तो इस प्रकार से हमको K का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, +-6, ये प्राप्त हो गया। अब देखिए एक मान हमको ये प्राप्त हो गया। अगर आप चाहें तो इन दोनों को लेकर के भी आप दूसरा मान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ये मान तो आपको प्राप्त हो गया, आप चाहें तो इसको भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से अपन एक रेखा खींच लेते हैं। अब इनको ले लेते हैं 3/K और K-3/K को। तो ये हो गया हमारा 3/K और लास्ट पद क्या है, K-3/K। अब क्या काम करें, हम इसमें भी तिर्यक गुणा कर देते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे तो देखिए
इस k का गुणा हम इस दोनों में करेंगे। तो k का गुणा जब आप k में करोगे तो क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर। फिर देखिए इस k का गुणा आप 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 3k। ये हो गया। तो हम इसका गुणा इसके साथ कर लिए। अब हमको इस k का गुणा इस 3 के साथ करना है तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 3k ये प्राप्त हो गया। अब क्या करें, इस 3k को पक्षांतर करके इस तरफ ले आते हैं। तो यहाँ पे हो गया ये k का स्क्वायर माइनस 3k। अब ये प्लस 3k को यहाँ ले आएंगे तो यहाँ बराबर के इस तरफ आने के बाद ये माइनस में 3k हो जाएगा, बराबर के उस तरफ 0। तो ये हो गया k का स्क्वायर। अब देखिए माइनस 3k जुड़ के क्या हो जाएगा, माइनस में 6k बराबर में 0। अब देखिए हमको दोनों के पास k दिख रहा है तो दोनों से k को हम कॉमन ले लेते हैं। ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए दोनों का k, इसके पास 2k था, एक निकल गया तो 1k बचेगा। यहाँ पे एक ही k था, वो भी बाहर निकल गया, इसलिए 6 बार बचेगा। अब इनको अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो ये k बराबर 0 या फिर k माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से हमको k का मान 0 प्राप्त हुआ और इधर से k बराबर माइनस 6 को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस 6। तो इस प्रकार से हमको देखिए k का मान 0 प्राप्त हुआ, k का मान 6 प्राप्त हुआ और यहाँ पे भी k का मान कितना प्राप्त हुआ, प्लस माइनस 6 प्राप्त हुआ। तो हमको ऐसा मान लेना चाहिए जो दोनों शर्तों को संतुष्ट करता हो। तो देखिए k का मान प्लस 6 इधर भी है और k का मान प्लस 6 इस इधर भी है, इसलिए फाइनली हमारा k का मान कितना हो जाएगा, 6। तो इस प्रकार से हमको ये k का मान प्राप्त हो गया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इसके बाद ये k का मान जो हमको 6 प्राप्त हुआ है, इस k के मान के लिए हमारे ये दोनों समीकरण क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसको हम लिख भी लेंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से अतः k बराबर 6 मान के लिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आशा करते हैं कि आपको सभी सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। प्रश्नावली 3.5 के जो अगले सवालों की वीडियो है हम आपको जल्द से जल्द उपलब्ध करा देंगे। यदि आपको सभी सवाल समझ में आ गए हैं, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन